नमस्कार दोस्तों। हाँ सर। हेलो। ओके ओके। नमस्कार दोस्तों, अड्डा 247 में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार सिंह। आज मैं आपको पृथ्वी के बारे में बताऊंगा। ज्योग्राफी का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस आपके हर एक तरीके के एग्ज़ाम्स में बनते हैं, वो चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम्स हों, आरओ का एग्ज़ाम हो, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हो, हर तरीके के एग्ज़ाम्स में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलता है, जिसकी चर्चा मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। हमारे साथ गुलाब राम जी, निशी सोनकर, फुलित खोकर जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज मैं आपके साथ अर्थ की चर्चा करूंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि जो सोलर सिस्टम हमारा सौर मंडल जो है, उसकी उत्पत्ति जो हुई वो हुई बिग बैंग थ्योरी से। तो सोलर सिस्टम या सौर मंडल की जो उत्पत्ति हुई वो बिग बैंग थ्योरी के परिणाम स्वरूप मानी जाती है, जिसे आप महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं। और कहा जाता है इसी के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे, ठीक, अनेक ग्रहों की उत्पत्ति हुई, जिसमें पृथ्वी भी एक है। तमाम सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप आपने देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ठीक है। अब पृथ्वी ही नहीं, आप जानते हैं कि वर्तमान में 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। प्लूटो को वर्तमान में ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया। जो पृथ्वी का टुकड़ा टूट करके आया था, इसे हम लोगों ने नाम क्या दिया था? इसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया था पैंजिया, ठीक है। इसे क्या कहा गया था? पैंजिया कहा गया था। और यही पैंजिया पर आगे चल करके आप देखते हैं कि महाद्वीपों और महासागरों का विकास होता है। तो सोलर सिस्टम, जिसकी उत्पत्ति हमने किससे मानी? बिग बैंग थ्योरी के परिणाम स्वरूप मानी, से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जो हमारा अपना ग्रह है और एकमात्र ग्रह ऐसा जिस पर जीवन अभी तक संभव है। बाकी संभावनाएं तलाश की जा रही हैं, अभी जीवन संभव नहीं है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपसे पृथ्वी के बारे में कुछ चर्चा करता हूं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करता हूं, और फिर हम लोग पृथ्वी से जुड़ी हुई तमाम सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे, घटनाओं की चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक आकृति आपके सामने लगी हुई है, जिसमें आप देख रहे हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, वेस्ट एशिया है आपका, भारत का मानचित्र भी इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो देखिए, ये पृथ्वी का एक मैप है, मानचित्र मैंने लगाया हुआ है। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपका बनता है वो पूछा यह जाता है कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार किस नंबर का ग्रह है, ठीक है। तो आप जब सोलर सिस्टम को देखते हैं तो पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग 3rd प्लैनेट है, तीसरा ग्रह है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले सूर्य के सबसे नज़दीक कौन आता है सन के? तो मरकरी आता है। मरकरी के बाद वीनस आता है। वीनस के बाद आपका अर्थ आता है। अर्थ के बाद मार्स आता है, जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है और नेपच्यून आता है। प्लूटो तो फिलहाल है नहीं। तो अगर सूर्य से दूरी के अनुसार पूछा जाए, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम सन, तो अर्थ जो है वो 3rd पोजीशन पर आता है, तीसरे नंबर पर आता है सूर्य से दूरी के अनुसार, ठीक है। अब जरा यहां पर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए साइज की बात कि पृथ्वी आकार के अनुसार कौन सा बड़ा ग्रह है, तो आप देखेंगे साइज के अनुसार जो है वो 5th बिगेस्ट प्लेनेट है, 5वां बड़ा ग्रह है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह आकार में कौन सा है? तो देखिए, हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, JSUNEVMM। पी को भी मैं शामिल कर लेता हूं, हालांकि प्लूटो श्रेणी में नहीं है। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5वें नंबर पर आपका आता है अर्थ। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए
कि साइज के अकॉर्डिंग पृथ्वी किस नंबर का ग्रह है, तो 5th बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम है अर्थ हमारा। ठीक है, अब प्रश्न ये आया कि अर्थ का जो एरिया है टोटल, ठीक है, वो कितना है, टोटल एरिया कितना है। तो जब एरिया की बात की जा रही, क्षेत्रफल की बात की जा रही, तो इसे आप ध्यान रखिएगा 510,100,448। अब आप इसे अगर करोड़ किलोमीटर इसमें याद करने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा जो है गलती करेंगे, इसलिए आप याद रखिएगा इसको इस तरीके से 510, 510, 100, 448 किलोमीटर स्क्वायर, तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये पृथ्वी का टोटल एरिया जो है वो 510,100,448 मोबाइल नंबर की तरह याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, ठीक है, इक्वेटोरियल डायमीटर जिसे आप कहते हैं, तो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास इक्वेटोरियल डायमीटर जो है वो आपका 12,756 किलोमीटर है, 12,756 किलोमीटर है पृथ्वी का की भूमध्य रेखीय व्यास। अब ये भूमध्य रेखा क्या है मैं इसकी चर्चा आगे आपसे करूंगा, क्योंकि अभी मैं अक्षांश और देशांतर की चर्चा इसके साथ आपके करूंगा, तो वहां पर मैं इसको बताऊंगा। तो इक्वेटोरियल डायमीटर या भूमध्य रेखीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी की परिधि कितनी है, इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस कितनी है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है, इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस, तो यहां ये ध्यान रखिएगा कि इसकी इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस 40,076 किलोमीटर है, 40,076 किलोमीटर है। और मैं आपको बता दूं एसएससी का जो एग्जाम आप लोगों में से देते होंगे उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा होगा, तो उस रोटेशन और रिवोल्यूशन पर भी जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, इक्वेटोरियल डायमीटर और इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस पर भी क्वेश्चन आपके एसएससी ने पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं पहले आपको ब्रीफ कर दे रहा हूं कुछ डेटास के बारे में, फिर मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अक्षांश और देशांतरों की चर्चा आपके साथ में करूंगा। तो आपने देखा कि पृथ्वी का इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस जो है 40,000 क्षेत्र किलोमीटर है। अर्थ के टोटल एरिया का कुल क्षेत्रफल का 71% अप्रॉक्स 71% भाग क्या है, जल है, पानी है, और 29% जो एरिया है वो आपका लैंड है, भूमि है। तो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के लगभग 71% हिस्से पर आपका वाटर या जल पाया जाता है, और 29% एरिया पर आप क्या पाते हैं, लैंड या भूमि पाते हैं। ठीक है, और यही जल जब पेंजिया को आगे हम लोग पढ़ते हैं तो सागर महासागरों के रूप में देखते हैं, और भूमि को हम देखते हैं कॉन्टिनेंट्स या महादेशों के रूप में। ठीक है, तो टोटल एरिया का 71% वाटर है, 29% जो है आपका लैंड है। अब अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं अर्थ के, तो पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और 1% में अन्य गैसें पाई जाती हैं, जिसमें अदर गैसेस पाई जा रही हैं, जिसमें अगर हम बात करें 1% में 0.93% आपकी ऑर्गन है, और 0.07% में जो बचा हुआ है इसमें से वर्तमान में 0.03 to 0.04% जो है वो आपकी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और CO2 को ही आप ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन की आधारभूत गैस या बेसिक गैस मानते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा कि 1% में 0.93% आर्गन है, 0.07% जो है आपका वो अदर गैसेज हैं, जिनमें से 0.03 to 0.04%, मैं ये डेटा यहाँ लिख दे रहा हूँ, 0.03 to 0.04% आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसे ग्लोबल वार्मिंग की बेसिक गैस या आधारभूत गैस माना जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को। आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं, और आप देखिए पृथ्वी को यहाँ पर मैं देखिए इस ग्राफ में नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का 70% भाग 71% भाग जल से घिरा हुआ है, और इसीलिए जो है इसे क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है,
तो जल के रिफ्लेक्शन के कारण इसका कलर कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं और एकमात्र प्लेनेट है जिस पर आप जीवन प्राप्त पाते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, कुछ बेसिक डेटाज थे जिनकी चर्चा मैंने आपके साथ में पृथ्वी के लिए की। अब जरा आइए और अब हम लोग पृथ्वी के झुकाव की चर्चा करते हैं कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितना झुकी हुई है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं पृथ्वी के झुकाव की, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, मतलब अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री, मैंने बताया कि अर्थ एक ऐसा टॉपिक है भैया जो एनडीए, सीडीएस, यूपीपीएससी, लोअर पीसीएस, आप किसी भी पेपर को उठा के देखें तो अर्थ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़ती है तो केवल गहराई या ग्रेविटी बढ़ जाती है क्वेश्चन को पूछने की। सीडीएस का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा होता है, एनडीए का स्टैंडर्ड बहुत हल्का रहता है उसकी तुलना में। अगर आप एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सीडीएस का पेपर आपने देखा होगा, सीडीएस का पेपर यूपीएससी बनाता है, इसलिए वो हाईली कॉन्सेप्चुअल पेपर बनता है, और जो एनडीए का पेपर होता है वो फैक्चुअल पेपर होता है। हाँ बिल्कुल कुशल जी, बिल्कुल एनडीए के लिए है। तो देखिए, पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री जो है वो इंक्लाइंड है, झुकी हुई है, इसलिए कहा जाता है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। एक्सियल इंक्लाइनेशन जो है, या इंक्लिनेशन जिसे आप कहते हैं, वो 23.5 डिग्री है। जब आप बात करते हैं पृथ्वी के कक्षीय झुकाव की, जिसको आप ऑर्बिटल इंक्लाइनेशन कहते हैं या कक्षीय झुकाव कहते हैं, तो पृथ्वी सूर्य की कक्षा की ओर अपनी ऑर्बिट में झुकी हुई है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, और इसी को आप पृथ्वी का जो है कक्षीय झुकाव या ऑर्बिटल इंक्लाइनेशन कहते हैं। तो पृथ्वी एक तो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी एक अपने अक्ष पर झुकी हुई है और अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री, और सूर्य की ऑर्बिट से अगर हम इसका इंक्लाइनेशन देखते हैं तो कितना है? 66.5 डिग्री है। तो दो आपको इंक्लाइनेशन दिखाई देते हैं अर्थ के। अब यहां से हम लोग देखेंगे, इन्हीं झुकाव के आधार पर पृथ्वी पर कई सारी इमेजिनरी लाइंस बनाई गई हैं, काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं, और इन इमेजिनरी लाइंस को ही आप अक्षांश और देशांतर के नाम से जानते हैं। तो जो इमेजिनरी लाइंस हैं आपकी, जो काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक इसलिए कहा क्योंकि ये पृथ्वी के निर्माण के साथ बनी हुई नहीं थी। ठीक है, भूवैज्ञानिकों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बनाया। तो जो काल्पनिक रेखाएं हैं, इन्हें हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। लैटिट्यूड को हम कहते हैं अक्षांश और लॉन्गिट्यूड्स को हम कहते हैं देशांतर। ठीक है, क्या कहा जाता है? इन्हें देशांतर कहा जाता है। अब प्रश्न ये है, देखिए क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अक्षांश की उपयोगिता हमारे लिए क्या है, हमने अक्षांशों को क्यों बनाया, और देशांतर की उपयोगिता हमारे लिए क्या है, हमने देशांतरों को क्यों बनाया, ये आपको बताना है। जी हाँ, तो जो लोग लर्नर्स जुड़े हुए हैं वो उत्तर दे सकते हैं कि अक्षांश और देशांतरों की क्या विशेषताएं हैं, आपको बताना है। अक्षांश हमने क्यों बनाया, देशांतर क्यों बनाए? बहुत सारे लोग उत्तर दे रहे हैं, तो मैंने कहा एक छोटा सा प्रश्न मेरा भी, अक्षांश और देशांतर का अंतर बता दीजिए आप लोग जल्दी से, तो मुझे ये हो जाएगा कि आप लोगों को क्लियर है चीज़, तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ पाऊंगा जल्दी से। चलिए मैं बता देता हूं आपको, कोई बात नहीं। अक्षांश, ये सही नहीं है पार्थ, डेट एंड टाइम आपने लिख दिया है। डेट एंड टाइम लॉन्गिट्यूड बताते हैं, लैटिट्यूड नहीं बताते। अक्षांश किसी भी स्थान की स्थिति बताते हैं, लैटिट्यूड डिटरमाइंस द लोकेशन ऑफ प्लेस, और देशांतर वहां के समय को बताते हैं। लॉन्गिट्यूड डिसाइड्स द टाइम ऑफ प्लेस। तो अक्षांश स्थिति बताते हैं और देशांतर समय बताते हैं। हालांकि मैं एक बात और जोड़ूंगा आपके लिए, मैं एक बात और जोड़ूंगा, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हम जब एग्जैक्ट किसी पोजीशन पर अर्थ की जाना चाहते हैं, किसी भी एक्स वाई जे, जैसे मैं कहूँ दिल्ली, तो दिल्ली एग्जैक्ट हमें पहुँचने के लिए हम अक्षांश और देशांतर दोनों का सहारा लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि देशांतरों को किसी स्थान की जो है पोजीशन के लिए बनाया गया है। लैटिट्यूड्स डिटरमाइंस द लोकेशन ऑफ प्लेस, अक्षांश स्थिति बताते हैं
और देशांतरों का निर्धारण जो किया गया है वो समय के लिए किया गया है। देशांतर समय बताते हैं। आइए अब जरा हम लोग एक मानचित्र, एक जो है अर्थ का एक डायग्राम बनाते हैं और उस पर अक्षांश देशांतरों की चर्चा आपके साथ करते हैं। देखिए ठीक है, तो ये देखिए नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव का हिस्सा है, एन से मैंने लिखा। ये साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव का हिस्सा है। मैंने आपसे कहा ये सारी इमेजिनरी लाइन से काल्पनिक रेखाएं हैं, ये सारी काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइन्स हैं, क्योंकि पृथ्वी के निर्माण के साथ ये रेखाएं बिल्कुल नहीं बनी हुई थी। अब देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिट्यूड के अक्षांश की। तो ग्लोब पर आपको जितनी भी हॉरिजेंटल लाइंस दिखती हैं, क्षैतिज रेखाएं दिखती हैं, पड़ी हुई लाइनें दिखती हैं, वो सब कहलाती हैं अक्षांश। तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैं बना रहा हूं, देखिए ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो पृथ्वी को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो वो लाइन जो पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसे कहा जाता है 0 डिग्री लैटिट्यूड या अक्षांश। इसी लाइन को आप इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर, इसी को आप कहते हैं भूमध्य रेखा, और इसी को आप कहते हैं विषुवत रेखा। 4 नाम मैंने आपको दिए, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। भूमध्य ऐसी लाइन, भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीचों बीच से, तो वो लाइन जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजर रही है उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। और विषुवत क्यों कहा जाता है? सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ विषुव या इक्विनॉक्स होते हैं और इस आधार पर इसे विषुवत रेखा भी नाम दिया जाता है। और जब मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी पर बड़े दिन छोटे दिन कब होते हैं, दिन रात कब बराबर होते हैं, तो मैं वहाँ इक्विनॉक्स की चर्चा आपके साथ करूंगा। तो जो लाइन पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है उसे 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। अब इस आधार पर देखें तो पृथ्वी के 2 आधे गोले तैयार हो गए, एक नॉर्थ की ओर हुआ और इस नॉर्थ वाले हिस्से को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध या नदन हेमिस्फेयर। उत्तरी गोलार्ध या नदन हेमिस्फेयर। जबकि नीचे वाला जो गोला है आधा, क्योंकि पृथ्वी एक ठोस गोला है इसलिए जो है स्फेयर की बात कर रहे हैं, सर्किल नहीं कह रहे हैं, ठीक है। और जो दक्षिणी हिस्सा है इसे कहा जाता है सदर्न हेमिस्फेयर या दक्षिणी गोलार्ध। तो इक्वेटर पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और इस आधार पर पृथ्वी 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइड हो जाती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, नदन हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर इन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अभी पार्ट्स लंबा समय वहां तक आने में जीएमटी में, पहले तो इक्वेटर इसको समझ लिया जाए, फिर मैं आऊँगा वहाँ तक। बहुत समय हो गया है मुझे पढ़ाते पढ़ाते, लगभग 12 साल का एक्सपीरियंस है, सिविल सर्विसेज को भी पढ़ाता हूँ। मैं आऊँगा, लेकिन एक एक करके सीक्वेंस में हमारे लर्नर जो जुड़े हैं उनको एक क्रमबद्ध तरीके से मैं ले चलना चाह रहा हूँ। तो मैं जीएमटी पर भी आऊँगा, सारी चर्चा करूँगा। और टाइम जोन का कैसे, एनडीए में क्वेश्चन आता है आपका, और एनडीए में ही आता और कहीं आता होता भी नहीं, एनडीए सीडीएस में पूछा जाता है कि एक जहाज जो है इतने डिग्री से चला, घूम करके यहाँ पहुँचा, कब वो पहुँचेगा। तो ये क्वेश्चंस भी वहाँ पर पूछे जाते हैं। आइए ज़रा, तो ये 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, मैं इसकी चर्चा भी आपसे करूँगा कि कैसे समय का निर्धारण किया जाता है। अब देखिए, एक लाइन 23.5 डिग्री नॉर्थ में ड्रॉ की गई। देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक लाइन ड्रॉ की गई यूं, और एक लाइन 23.5 डिग्री साउथ में ड्रॉ की गई। तो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में लाइन ड्रॉ की गई, इस इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। प्रश्न ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही क्यों कहा जाता है, कर्क रेखा ही नाम क्यों दिया गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा ही नाम क्यों दिया जाता है, प्रश्न ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। कुछ और नाम क्यों नहीं दे दिया हमने? ठीक है, कोई और नाम हमने इसका क्यों नहीं डिसाइड कर लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही क्यों कह दिया? क्यों? क्योंकि सूर्य 12 महीनों में 12 राशियों में प्रवेश करता है, और आप राशियां जानते होंगे, कर्क, तुला, कुंभ, मीन, मकर, वृश्चिक। तो सूर्य 12 महीनों में 12 राशियों में प्रवेश करता है, और इस आधार पर
23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा पर सूर्य होता है, इसलिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा गया, कर्क राशि का सूर्य होता है। और 23.5 डिग्री साउथ, इसको नाम दिया गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या मकर रेखा। तो इसे नाम दिया गया मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। मैं यहां लिख दे रहा हूं ऊपर इसका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा। अब अभी आप देखिए, आपने लिखा था पृथ्वी का कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री का है, मतलब सूर्य की ओर पृथ्वी 66.5 डिग्री झुकी हुई है। और इस आधार पर पृथ्वी पर दो रेखाएं और ड्रा की गई हैं, एक नॉर्थ में 66.5 डिग्री, इसे कहा जाता है आर्कटिक लाइन या आर्कटिक रेखा। आर्कटिक लाइन या आर्कटिक रेखा कहा जाता है। और 66.5 डिग्री साउथ में जो लाइन है उसे अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र आर्कटिक रीजन कहलाता है और दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र अंटार्कटिक रीजन कहलाता है, इसलिए आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखाएं नाम दिया गया। अब जनरली लोग प्रश्न पूछते हैं, जी हाँ जोडिक साइन 12 होते हैं सर, और उसी के आधार पर यह है ऋषिकेश रोशन जी। अब देखिए प्रश्न ये है कि अगर आपसे मैंने कहा था कि अक्षांश स्थिति बताते हैं, तो देखिए कैसे बताते हैं। अब मैं एक मैप ड्रा कर रहा हूं यहां पर, और बहुत सिंपली आप देखिए उत्तर दे पाएंगे। अभी ये मैप मैंने ड्रा किया, आप जानते हैं ये इंडिया का प्रायद्वीपीय मैप है, पेनिनसुलर मैप है। अगर आपको पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत को ढूंढना है तो आप किसका सहारा ले रहे हैं? आप लैटिट्यूड का सहारा ले रहे हैं, अक्षांश का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि अक्षांश किसी भी स्थान की स्थिति बताते हैं। अगर आप कर्क रेखा पर चले जाइए जो कि एक अक्षांश है, तो आपको भारत की लोकेशन पूरी दुनिया में मिल जाएगी, भारत कहाँ है। और अगर इसी तरीके से आप मकर रेखा पर चले जाइए, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, ये आप ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाएंगे, आपको ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन मिल जाएगी। तो अक्षांश किसी भी स्थान की स्थिति बताते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी, जिसको मैंने सिद्ध किया यहाँ पर इस तरीके से। तो इस तरीके से पृथ्वी पर जो इमेजिनरी लाइंस खींची गई वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड्स किसी भी स्थान की लोकेशन के बारे में बताते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूड्स वहाँ के समय के बारे में बताते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन क्लियर हुआ होगा, इतनी क्लास क्लियर हुई होगी। आधा घंटे का यूट्यूब का सेशन है मेरा। अब मैं पार्ट 2 में जब इसकी चर्चा करूंगा तो आपको देशांतर के बारे में बताऊंगा, और फिर मैं देखूंगा अक्षांश और देशांतर की विशेषताएं क्या होती हैं, इनके नंबर्स कितने होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, और कैसे हम लॉन्गिट्यूड्स के थ्रू समय का डिवीजन करते हैं, समय को कैसे निकालते हैं, इसकी चर्चा भी मैं आपके साथ करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए बहुत आसान सी चीज़ें हैं, इनको एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ने की ज़रूरत है और रटना नहीं है। कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ करके चलते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सभी लर्नर्स जो हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लर्नर्स हमारे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। ठीक है, गुड, आपका जो है दिन शुभ रहे, शुभ सायं आप सभी के लिए। थैंक यू पार्थ, वेलकम।